नमस्कार, स्वागत है आपका ऑनलाइन न्यूज इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। आज कंगना रनौत ने एक अजीब सा बयान दिया है और उन्होंने आज उनकी मंशा क्या थी ये तो पता नहीं है। वो बीजेपी को नुकसान पहुंचाना चाह रही हैं या बीजेपी की वो हिमायती है, ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से लगातार उनके बयानों की एक झड़ी दिख रही है, कभी वो जातिगत जनगणना पर बोलती हैं। आज उन्होंने ये कहा कि जो 3 किसान कानून थे जिनको मोदी जी ने वापस लिया था, आपको याद होगा उनकी वो स्पीच सुबह सुबह जब उन्होंने बोला था कि हमारी तपस्या में कुछ कमी रह गई और हम किसानों को कन्विंस नहीं कर पाए, इसलिए हम किसान कानून वापस लेते हैं। उन्हीं 3 किसान कानून को आज कंगना रनौत ने कहा कि अब किसानों को डिमांड करनी चाहिए कि ये किसान कानून वापस लागू हो सके। उन्होंने ये कहा कि थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन जैसे सारे ब्यूरोक्रेट्स वन नेशन वन इलेक्शन के लिए काम करते हैं, उसी तरीके से हमें किसानों को पिलर ऑफ स्ट्रेंथ मानकर चलना चाहिए और उनको मजबूत बनाने के लिए ये तीनों किसान कानून हमें वापस लागू करने चाहिए। अब तमाम तरीके की इस समय प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हरियाणा कांग्रेस, और कांग्रेस को तो एक मुद्दा मिल गया हरियाणा के चुनाव में बैठे बैठाए, उनको ये लग रहा है। और उन्होंने ये कहा कि देखिए यही सरकार की असली मंशा है कि वो अब कंगना रनौत से कहलवाकर और इस तरीके का कानून वो वापस लाना चाहते हैं। अब सवाल यह है कि आज कंगना रनौत ने इस तरीके का बयान क्यों दिया? क्या जानबूझ कर दिया? क्या जानबूझ को बीजेपी को उन्होंने बिठाने के लिए किया? और अगर उन्होंने ऐसा बयान दिया है तो क्या वो बीजेपी को एक बार फिर से दबाव में लेना चाहती हैं? क्योंकि बार बार लोग ये कह रहे हैं कि कल 25 तारीख है और 25 तारीख में आपको याद होगा जो बॉम्बे हाई कोर्ट में उनकी जो इमरजेंसी फिल्म की रिलीज को लेकर जो हियरिंग चल रही थी, उसमें उन्होंने सीबीएफसी यानी कि सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन को 25 तारीख की डेडलाइन दी गई थी कि 25 तारीख तक वो ये बताएं कि कंगना की फिल्म क्यों नहीं रिलीज हो रही है। तो एक बार फिर से क्या कंगना रनौत बीजेपी को प्रेशर में ले रही हैं और बीजेपी को ये बता रही है कि ठीक है, क्योंकि उस हियरिंग के दौरान जो जी स्टूडियो के जो वकील थे उन्होंने ये कहा था कि हरियाणा के चुनाव के चलते जानबूझकर सरकार के कहने पर सीबीएफसी ने कंगना की फिल्म को रिलीज नहीं किया है। तो क्या ये वजह है आज कंगना के इस बयान का कि वो बीजेपी को और प्रेशर में डाले और बीजेपी को साथ में मुश्किल में भी डाले? और तीसरा जो एक गुंजाइश है जिसके बारे में हम लोग बातचीत नहीं कर रहे हैं और ज्यादा लोगों का दिमाग शायद उस तरफ ना जाए, क्या कंगना रनौत इस समय कॉर्पोरेट ग्रुप्स अदानी अंबानी के प्रेशर में है कि क्या वो कानून जो 3 किसान कानून थे उनको लाया जाए? क्योंकि आपको याद होगा कि जब वो किसान कानून लाया जा रहा था तो ये कहा जा रहा था कि देश की जो मंडियां हैं वो हटा दी जाएंगी, पूरे कृषि सेक्टर को कॉर्पोरेटाइज कर दिया जाएगा और अदानी का उसमें काफी बड़ा स्टेक माना जा रहा था। तो क्या ये कवायद अब कंगना के जरिए फिर से शुरू हो रही है? ये भी एक बात है। तो आज इन सभी पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ मेहमान हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ। हमारे साथ विजय जावंडिया जी हैं जो कि बड़े किसान नेता हैं। विजय जी आपका स्वागत है। मनोज यादव जी हैं जो कि समाजवादी पार्टी के हैं। मनोज जी आपका भी स्वागत है। और आज की चर्चा में विजय जी से शुरू करूंगी कि विजय जी, जो ये कंगना रनौत का बयान है आप इसे किस तरीके से देखते हैं? क्या कंगना जानबूझकर बीजेपी को मुश्किलों में डालने की कोशिश कर रही है? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि कंगना जी ने ये बयान देकर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी है। मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि जैसा कंगना जी ने पिछली बार जो बोला था पंजाब के किसानों के बारे में और उनको क्या क्या उन्होंने दूषण दिए थे, और उसके बाद में बीजेपी की तरफ से उनसे कहा गया था कि आप इस तरह का कोई बयान अब इसके बाद में नहीं देगी। मुझे ऐसा लगता है कि शायद बीजेपी ये 4 दीवारों के अंदर करे उनके साथ में। पर कंगना जी ने जो बातें कही है ना वो हास्यास्पद है। वो क्या कह रही है कि ये 3 कानून इसलिए लाए जाने चाहिए कि इसमें किसानों का हित है, किसानों के प्रगति के लिए इसमें बहुत गुंजाइश है, ये उनका कहना है। इसका मतलब क्या है कि वो ये कहना चाहते हैं कि किसानों को इन 3 कानूनों के कारण अच्छे दाम मिलने वाले हैं। जो प्रचार किया गया था मोदी सरकार का 3 कानून लाने के समय कि हमने तो इसमें से मार्केट कमेटी को निकाल दिया है, बाजू में कर दिया है, किसान बाहर किसी को भी बेच सकेगा, बहुत लोग खरीदने के लिए आएंगे, किसानों को अच्छे दाम मिलेंगे, स्टॉक लिमिट हमने हटा दिए, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को हमने रद्द कर दिया। मुझे नहीं मालूम कि कंगना रनौत जी को इतना सब डिटेल में मालूम है। अब मेरा सवाल कंगना रनौत जी से सीधा यह है कि आपको अगर ऐसा लगता है कि मोदी जी ने ये 3 कानून किसानों के हित में लाए थे और उनको एमएसपी से ज्यादा दाम, अच्छे दाम बाजार में मिलने वाले थे,
तो फिर मोदी जी एमएसपी का कानून बनाने के लिए क्यों भाग रहे हैं इधर उधर? इसका जवाब उन्होंने देना चाहिए। मुझे ये लगता है कि कंगना रनावत जी ने थोड़ा इसका अध्ययन करना चाहिए कि मोदी जी ने कोरोना के समय 3 कानून लाए ही काय के लिए थे। मेरा ये मानना है कि ये तीनों कानून मनमोहन सिंह सरकार के समय कानून न बनाते हुए भी इसकी अमल करने की कोशिश की गई थी। उनके ध्यान में आ गया था कि इससे किसानों का कुछ भला होने वाला नहीं है और इसलिए उन्होंने इसको कानून बनाने से रोक दिया। इतना बड़प्पन उनके दिल में था। मैं आपको उदाहरण देता हूं, पेप्सी कोला। पेप्सी कोला को तो पंजाब में बहुत पहले भेज दिया था कांग्रेस के जमाने में कि आप जाइए और पंजाब के किसानों को गेहूं और धान से बाहर निकालिए, उनको आलू बोने के लिए बोलिए, उनको टमाटर के लिए बोलिए, फल लगाने के लिए बोलिए और उसका प्रोसेसिंग आप कीजिए। आज पेप्सी कहां पे है? आईटीसी नाम की एक बहुत बड़ी कंपनी है, वो ई चौपाल के माध्यम से गेहूं सोयाबीन खरीदने के लिए आई थी। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में तो जगह जगह पे उन्होंने ई चौपाल खोरी की थी। 2-3 साल सोयाबीन खरीदी किया और फिर भाग गई। अब उस समय क्यों खरीदी किया? तो उस समय आप सब लोग कबूल कर रहे हैं कि उस समय दुनिया के बाजार में दाम ज्यादा थे, हमारी एमएसपी कम थी, एमएसपी से ज्यादा दाम दे सकते थे करके खरीदने को आए। दुनिया के बाजार में दाम कम हो गए, ये भाग गए। कंगना जी इसका अध्ययन तो करें आप। मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी का 3 कानून लाकर एमएसपी के जिम्मेदारी से भाग जाना था, क्योंकि उनको एमएसपी में ज्यादा खरीदी करनी पड़ रही थी दुनिया की मंदी के कारण। अब इस साल देखिए ना, इस साल सोयाबीन को दाम नहीं है, इस साल कपास को दाम नहीं है, सिर्फ चावल को दाम है। तो चावल का एक्सपोर्ट बंद करके रखा हुआ है, बासमती का एक्सपोर्ट अभी खुला किया है। प्याज के दाम बढ़ने लग गए तो प्याज का एक्सपोर्ट बंद कर दिया, प्याज पे मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगा दी, धान पे मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगा दी। फिर 3 कानून लाने की बात कर रही है और 3 कानून में के तो जो थे प्रावधान उसी का विरोध कर रहे हैं मोदी सरकार खुद। मोदी जी अभी ढोल पीट रहे हैं कि हमने 20% इंपोर्ट ड्यूटी खाने के तेल पे लगा दी क्योंकि सोयाबीन के किसानों को अच्छे दाम मिलने चाहिए। नीलू जी, मैं बताता हूं आपको कि 20% इंपोर्ट ड्यूटी लगाने के बाद भी एमएसपी मिलने वाली नहीं है कपास को और सोयाबीन को। कंगना रनावत जी ने ये सिर्फ कहकर, और उसमें ये कहा है ना उन्होंने कि मैं तो किसान की बेटी हूं, मैं जमींदार की बेटी हूं, तो अपने आप को किसान बता के क्या बताना चाहती है? मैं एक बात और यहाँ पे कह देता हूं अभी कि मोदी जी ने विधानसभा के चुनाव में जो किसानों को आश्वासन दिया था, मोदी की गारंटी दी थी कि मैं 3100 में धान खरीदी करूंगा, 2700 में गेहूं खरीदी करूंगा। कंगना रनावत जी मोदी जी से ये क्यों नहीं करवा लेती है? धान अभी आने वाला हरियाणा में, पंजाब में। ये देखिए, एक मिनट, ये देखिए, ये इंडियन एक्सप्रेस में उड़ीसा गवर्नमेंट का विज्ञापन है कि हम 800 रुपए बोनस देकर हम किसानों का धान खरीदने वाले 20 लाख किसानों का। अब अगर उड़ीसा की सरकार 800 रुपए बोनस दे सकती है तो फिर कंगना रनावत जी हरियाणा में, पंजाब में, देश के पूरे किसानों को क्यों नहीं बोनस दिया जा सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि कंगना रनावत जी अपने आप को फिर से एस्टैब्लिश करना चाहती है एक सांसद के माध्यम से। वो ये कहना चाहती है कि अब मैं अभिनेत्री नहीं हूं, अब मैं किसानों का, मजदूरों का भी विचार करने लग गई हूं। मुझे इस तरह के बयान से उन्होंने भाजपा की मुश्किलें बढ़ाई है, इसमें मुझे कोई शंका नहीं है। जी, अब मैं मनोज जी के पास आती हूँ कि मनोज जी, कंगना रनावत के इस बयान को आप कैसे देखेंगे, जहां पर वो कंफ्यूज्ड है या जानबूझकर वो इस तरीके के मैसेज दे रही हैं कि भाई 3 किसान कानून अब किसानों को ही डिमांड करनी चाहिए? तो क्या वो मोदी जी की तरफ से बोल रही है या मोदी जी के खिलाफ बोल रही है? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। आप इस बयान को कैसे लेते हैं? जी देखिए, मैं अगर व्यक्तिगत रूप से कंगना जी का थोड़ा सा विश्लेषण करने की कोशिश करूंगा तो मैं ये पाऊंगा कि कंगना रनावत कोई मंझी हुई पॉलिटिशियन नहीं है। इस बात से मुझे लगता है पूरा देश इत्तेफाक रखेगा। किस आवेश में ये बात कही चुकी, दिस इज मतलब बिल्कुल कहते हैं ना, ये मौके पे आके इस तरह का बयान देना, और तब जब हरियाणा में चुनाव होने वाला है, प्रचार इतने जोर शोरों पे चल रहा है, तो इनमेच्योर पॉलिटिशियन की तरह कंगना रनावत जी ने बयान दिया है। और जो मंशा आप बता रही हैं, जो पिक्चर वाली मंशा है, वो मुझे इसमें ज्यादा महसूस होती है बनस्पत इसके कि कोई राजनीतिक इसमें बिंदु होगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी का विश्लेषण करेंगे
तो बीजेपी अपने नेताओं के द्वारा दिए गए बयानों को समय समय पे जो बयान उनके नेता देते हैं वो चीजें बीजेपी पूरी करती है। सपोज दैट किसी नेता ने दक्षिण में कहा कि हम भारत में आरक्षण को ऐसा बना देंगे कि आरक्षण रहेगा तो, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो आज उस नेता का बयान आज भी बड़ा प्रासंगिक है कि आरक्षण तो है लेकिन उसका कोई वजूद कोई मतलब नहीं रह गया है, क्योंकि बीजेपी ने आरक्षण में जो लाभार्थी हैं, जैसे पोस्टों में आरक्षण मिलता है वैसे उसने उन सारी चीजों को दरकिनार कर दिया है। कम पोस्टें निकालना, आरक्षण ना करना, सामान्य कैटेगरी में भर्ती कर लेना। मैंने उदाहरण ये जानबूझ के दिया कि बीजेपी के जो नेता इस तरह की बातें करते हैं, जो नफरत भरे बयान होते हैं, जो संविधान के खिलाफ या जनता के खिलाफ जो चीजें होती हैं नीलू जी, वो बीजेपी के छोट भैया नेता अक्सर बोलते हैं। और उनका मुझे लगता है मैसेजिंग का भी हो सकता है कोई तरीका हो कि हम ऐसा बोलेंगे तो पूंजीपतियों को भी मैसेज चला जाएगा। क्योंकि देखिए ये तो दोनों तरफ से जिसे कहते नहीं दुधारू गाय की तरह जनता और पूंजीपति दोनों को दूते हैं। जैसे इधर वोट ले लेते हैं जनता से उसके पक्ष की बात करके, उधर जनता की खिलाफत करके पूंजीपतियों से माल ले लेते हैं चुनाव लड़ने के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए, अपने 5 स्टार कार्यालय बनाने के लिए, और बेहतर तरीके से कैसे शासन सत्ता पैसा खर्च करके हासिल की जा सके। ये सारे कृत्य बीजेपी के समय समय पे होते हैं। मनोज जी, एक एंगल और भी है कि आज हम ये क्यों ना माने कि आज बीजेपी से कंगना रनौत खुश नहीं है और उनकी क्योंकि फिल्म रिलीज नहीं हुई है, और क्या वो कॉर्पोरेट्स के दबाव में भी आ गई हैं, क्योंकि इससे क्या होगा कि एक तीर से वो कई शिकार कर लेंगी। कॉर्पोरेट्स अदानी अंबानी जो कि कॉर्पोरेटाइज करना चाह रहे थे एग्रीकल्चर सेक्टर को, तो क्या आज उनके दबाव में उन्हीं की भाषा एक तरीके से बोल रही है, और साथ में वो ये भी बता रही है कि देखिए हम किसानों के कितने बड़े हिमायती हैं, और साथ में वो बीजेपी को भी एक आईना दिखा रही है। क्या ये बड़ा स्मार्ट पॉलिटिक्स इस समय कंगना रनौत खेल रही है जो कि किसी को समझ में नहीं आ रही? देखिए नीलू जी, अगर इतने कम समय में कोई फिल्मी दुनिया की हस्ती इतनी बेहतरी से अगर पॉलिटिक्स को समझ सकता है और रन कर सकता है तो मैं उसको प्रधानमंत्री का दावेदार मानूंगा। मैं नहीं कहूंगा कि वो सांसद बनने लायक है। उनको तो बहुत स्मार्टली बीजेपी को प्रधानमंत्री का दावेदार बना देना चाहिए, क्योंकि राजनीति सीखने का विषय है, कोई घोल के नहीं पीता है। हर दिन पॉलिटिक्स करते करते, और एक बेहतरीन पॉलिटिशियन तब बनता है जब आप कई दशक का अनुभव लेके चलते हैं। और कंगना जी को एक चुनाव के 1 साल के अंदर इतना ज्ञान अगर आ गया तो फिर मैं सल्यूट कंगना रनावत जी। और लेकिन आपकी जो मंशा है उस बात को मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि एक कॉमन मैन की, कॉमन पीपल की ये एक फितरत रहती है कि जैसे बच्चा छोटा सा होता है कि अपना खिलौना पाने के लिए बड़े प्रोमिसेस कर लेता है, या कुछ धमकी या घुड़की अपने मम्मी पापा को दे देता है, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे खिलौना लेके दो, मैं वहां चला जाऊंगा। अगर वो बचपन का एक कार्टून आपको याद होगा कि एक बच्चा अपने घर से नाराज होकर स्टेशन पे आ जाता है, फिर वहां बैठता है, पोस्टमैन कहता है छोटू तुम यहाँ कैसे, तो पता नहीं कहा मम्मा ने डांटा, तो पता चला कि मम्मा ने आज जलेबियां बनाई है, तो फिर वो बेटा वापस आ जाता है छोटा सा। अब कुछ इस तरह का मामला हो तो अलग बात है, हो सकता है कुछ ऐसी ही प्रवृत्ति रही हो कि कंगना रनावत जी नाराज होंगी, फिर हो सकता है बीजेपी मनाने जाए। वैसे प्रधानमंत्री जी मनाने जाते हैं, सारे सांसदों को नहीं, लेकिन कुछ ऐसे सांसद हैं जो पीएमओ में अगर मंत्री बन जाते हैं वो नाराज हो जाते हैं, वो फाइल फेंक देते हैं पीएमओ में, आईएएस के ऊपर फाइल फेंक देते हैं। तो नीलू जी मैं बड़े पुष्ट तरीके से बता रहा हूं, मैं हवाबाजी नहीं करता। अगर फेंक दिया तो मोदी जी अपने सांसद और मंत्रियों को मनाने के लिए जाते हैं, तो हो सकता है उसी कड़ी की एक कड़ी कंगना रनावत जी भी हो, और अगर वो नाराजगी व्यक्त कर रही हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनको मनाने भी जाएंगे और उनकी पिक्चर फिल्म भी रिलीज करेंगे, और शायद उनको मंत्री का पद भी मिलेगा, ऐसा मुझे कुछ महसूस हो रहा है। लेकिन इतना भला है, धन्यवाद कंगना जी को, जो सोए हुए किसान थे, जो हो सकता है दूसरे मुद्दों पे चले गए हो, वो निश्चित तौर पे जाग गए होंगे, और बीजेपी के ताबूत में, हरियाणा वाले ताबूत में 2-4 किले जो बची हैं वो मेरे ख्याल से वोट डाल के वो पूरा कर देंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। जी। इस समय हमारे साथ केपी मलिक साहब वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ गए हैं। मलिक साहब आपका स्वागत है। और अभी सबने बस बोलना जी, धन्यवाद नीलू जी। मैं माफी
चाहता हूँ, मैं लेट जुड़ा, थोड़ा मेरा टेक्निकल इशू आ रहा था जी। अच्छा नहीं, मैं वही कह रही थी अभी सब यहाँ पे बीजेपी का समर्थक कोई नहीं है, आपको माफी मांगने की मलिक साहब जरूरत नहीं है। आजकल माफी तो बीजेपी वालों से मांगी जाती है क्योंकि वो चाहते हैं नहीं, मैं लेट जी। हाँ मलिक साहब, लेकिन आज की जो चर्चा का विषय है वो यही कि कंगना रनौत का जो कमेंट आया उसमें उन्होंने कहा कि जो 3 काले कानून है जो सरकार ने वापस लिए थे, किसानों को अब दोबारा डिमांड करनी चाहिए कि उसे वापस लागू करवाया जाए। अब ये जानते हुए कि कितनी एक सेंसिटिव इनसेंसिटिव स्टेटमेंट जो कि बीजेपी के लिए बहुत असंवेदनशील है, बीजेपी के लिए पॉलिटिकली इनकरेक्ट है, इसको सब जानते हुए भी आपको क्यों लगता है कि कंगना ने ये बयान क्यों दिया होगा? कंगना के सोच के पीछे उसकी क्या मंशा आपको लगती है कि क्या सोचकर उन्होंने ऐसा बयान दिया? देखिए नीलू जी, पहले तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है और मेरे लिए तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैं खुद किसान का बेटा हूं। मेरे बस की तो खेती किसानी है नहीं, और मैंने बहुत बारीकी से किसान की समस्याएं, किसान की अच्छाई, किसान की बुराइयां सब देखी है। और जो किसान होता है वो खाली अपने लिए नहीं करता, अपने आसपास के लिए और अपने देश के लिए करता है। आपको याद रखना चाहिए, जब कोरोना में त्राहिमाम मचा हुआ था, सब अपने अपने घरों में बैठे हुए थे, तब किसान खेत में काम कर रहा था। खेतों में इतने किसान नहीं मरे जितने किसान दिल्ली के बॉर्डर में इन 3 बिलों में मरे। लगभग 750 किसानों ने शहादत दी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कंगना रनावत जी बहुत अच्छी अदाकारा हैं, अब भी उनके जो है क्या बोलते हैं, अच्छा उनको मानते हैं, उनको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, बहुत अच्छा कलाकार हैं वो, बहुत अच्छी कलाकारी फिल्मों में भी करती हैं, लेकिन उनको किसानों के मुद्दे पे बोलने का कोई अधिकार नहीं है। ये इस तरह से है कि आप किसानों के जख्मों पे नमक डाल रहे हैं, आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं। आप मुझे बताइए, ये मूर्ख से मूर्ख एक राजनेता या किसी सियासी दल से जुड़ा हुआ व्यक्ति भी जानता है कि ये कितना खराब इशू है उस एरिया में जहां, जिस हरियाणा में आज चुनाव हो रहा है। पंजाब और हरियाणा ही तो जल रहे थे उस टाइम, सबसे ज्यादा गुस्सा यहीं के तो किसान थे, और आप वहां पे ये कह रहे थे उन्हीं किसानों को खुद उन बिलों को वापस मांग लेना चाहिए। और आपको ये भी याद रखना चाहिए कि उस टाइम पे लगभग 8 साल की सरकार में पहली बार था कि मोदी जी को माफी मांगनी पड़ी थी। अब तो 4 जून के बाद तो वो लगातार माफी मांग के सब कुछ वापस लिए जा रहे हैं, तब तो वापस लेते ही नहीं थे। उन्होंने तो, आपने देखा, चाहे वो फतेहपुर खीरी का मामला हो और चाहे पहलवानों वाला मामला हो, उन्होंने कोई चीज वापस ली नहीं। अपने सांसदों का इस्तीफा नहीं लिया, अपने मंत्रियों का इस्तीफा नहीं लिया, वो तो पीछे हटते ही नहीं थे, सिर्फ इन बिलों पे पीछे हटे थे। और आज कंगना रनावत जो है, सही कहा मनोज जी ने, मैं आखिर में इनको सुन पाया कि जो लोग गलती से भूल गए थे किसान और उनको याद नहीं आ रहा था, उनको याद इन्होंने दिला दिया है। मुझे लग रहा है जो भारतीय जनता पार्टी कुमारी सैलजा में कुछ करंट ढूंढने की कोशिश कर रही थी, वहां तो उनको करंट मिला नहीं, उनको अंदर से ही एक बड़ा करंट मिल गया और बड़ा झटका जो बिजली का उनको लगा है। अब भारतीय जनता पार्टी संभल नहीं पा रही। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन रही है, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत खराब है। हमें यह लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी शाम दाम दंड भेद करके 2 डिजिट में लाएगी, 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आ जाएं तो सम्मान बच जाएगा। लेकिन जिस तरीके से लगातार ये चीजें हो रही है, भारतीय जनता पार्टी बहुत तेजी से एक सिंगल डिजिट की तरफ आ रही है। और अभी आपको मेरे ख्याल से 10 दिन के लगभग बचा हुआ है, असली घमासान हरियाणा में अब होगा। अभी प्रधानमंत्री जी भी बच रहे हैं जाने से, अमित शाह जी तो उधर उंगलियां हिला के बता रहे 2 सिलेंडर फ्री दिए जाएंगे, 2 सिलेंडर मुसलमानों को। तो उन हिंदुओं के जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं जिन्होंने आपको वोट दिया, आप 2 मुसलमानों को देंगे। और देंगे इसकी क्या गारंटी है कि आप बाद में जुमला नहीं बताएंगे। तो हम 5 किलो राशन दे रहे हैं, किसका राशन दे रहे हो भाई? गुजरात के उस खेत में उगा के लाए हो क्या? सूरत के कहां से दे रहे हो तुम? तो ये किसानों के साथ जो भद्दा मजाक भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में कोई कसर सुलगाने में नहीं छोड़ी है, चाहे वो मेवात का मामला हो, चाहे दूसरे मामले हो, तो हर जगह भाजपा ने अपने मुंह की खाई है।
हरियाणा में इनको उसका भुगतान करना पड़ेगा। और ये मैं आपको एक चीज और नीलू जी बता दूं, ये जो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को भुगतान करना पड़ेगा, ये सिर्फ हरियाणा के लिए नहीं होगा। मैं आपको ये बता दूं कि हरियाणा के परिणाम का ही इन्होंने कहा है कि इंतजार करिए। ये जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का मामला रुका हुआ है, संजय जोशी को 8 अक्टूबर तक ही रोका गया है। आपको ये भी याद रखना चाहिए, 4 जून को संघ कार्यालय झंडेवाला में जो 2 बजे तक रात की मीटिंग चली थी, उसके तुरंत बाद संजय जोशी की घोषणा होनी थी। इन्होंने ये कहा कि हम हरियाणा भी जीत रहे हैं और झारखंड भी जीत रहे हैं। अब ये कैसे जीतेंगे, ये तमाम जुगत लगा रहे हैं। अब ये कंगना रनावत को ले आए जीतने के लिए, तो इसमें भी करंट नहीं आ रहा है। तो हारने के बाद संजय जोशी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। संजय जोशी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद में कैसा इनका झोला उठेगा, इसकी परिकल्पना आप कर सकते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि किसानों के साथ ये जिस प्रकार से मजाक कर रहे हैं और इन्होंने मुंह पे टेप भारतीय जनता पार्टी ने लगा लिया है, क्यों नहीं आना चाहिए मोदी जी का स्टेटमेंट इस मामले पे? क्यों नहीं आना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के दूसरे लोगों का? और कंगना रनावत जी कितनी बड़ी खेती किसानी की जानकार है, उनके परिवार में कभी किसी ने खेती की है? उनके यहाँ बासमती चावल उगाया है किसी ने? तो कैसे बोल सकती है? तो ये मैं ये कहता हूं, इसकी हम घोर निंदा करते हैं कि किसानों के जख्मों पे आप नमक छिड़क रहे हैं और उनकी आप बेइज्जती कर रहे हैं किसानों जी। नहीं मलिक साहब, एक छोटा सा रिएक्शन और लूंगी, उसके बाद मनोज जी और विजय जी से फिर कंक्लूडिंग कमेंट्स लूंगी कि ये जो विपक्ष ने तो इनकी घेराबंदी शुरू कर दी है, लेकिन जैसा कि जो अकाली दल नेता है, अकाली दल के प्रवक्ता अर्शदीप सिंह कलेर, उन्होंने कहा कि भाजपा को तो कंगना को पार्टी से बाहर निकाल देना चाहिए, उनके खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा देनी चाहिए। और उसी तरफ जो बीजेपी पंजाब के जो नेता है, उन्होंने कहा है कि अभी हम इशू आला कमान को रेज करेंगे। इसके क्या मायने हैं? जो ये सिर्फ स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि बीजेपी कोई कड़ी कार्रवाई कंगना रनौत के खिलाफ करेगी या करने की हिम्मत कर सकती है? देखिए नीलू जी, मैं आपको साफ साफ बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यप्रणाली है, उनका ये मानना, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं सोच बैठ गई है कि अगर हम अपने किसी नेता को हटाते हैं तो उससे पार्टी में और हमारे लोगों का मोरल टूटेगा। बिल्कुल कंगना रनौत का कहीं कुछ नहीं होने जा रहा है, आप एक तो ये समझ लीजिए। दूसरा, मैं ये आपको बताना चाहता हूं, खुद भी समझना चाहता हूं, जहां सबसे बड़ा मुद्दा हरियाणा में किसानों के आंदोलन का है, एमएसपी का है, अग्निवीर का है, बेरोजगारी का है, ये तमाम मुद्दे हैं वहां पे, और ऊपर से आपने पेट्रोल डाल दिया है किसानों के ऊपर दोबारा से। तो भारतीय जनता पार्टी क्या सोच रही है? भारतीय जनता पार्टी के जो चाणक्य हम कहते थे कि ऐसे चाणक्य है कि ये पत्थर पे हाथ रख दे तो सोना बन जाता है, वो चाणक्य क्या कर रहे हैं? तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि और यहां फिर मुझे लगता है अंत में कि ये कहावत फिट होती है, जो मैं अक्सर आपके चैनल पे भी कहता हूं, बाकी जब कहता हूं कि जब आपका समय खराब आता है तो ऊंट पे बैठे हुए को कुत्ता काट लेता है। और अभी इनका समय खराब चल रहा है, ये जो भी सीधा करेंगे उल्टा हो जाएगा। 10 साल इनका बड़ा सीधा चला, जहां भी इन्होंने जो भी किया गलत भी हो गया, वो सीधा हो जाता था अपने आप। और दूसरा जो आपने भी बात करी, चाहे वो अकाली दल हो, चाहे मनोज यादव हो, समाजवादी पार्टी के चाहे तमाम लोग हो, ये राजनीति करने बैठे, इनको राजनीति करना भी चाहिए, विरोध भी करना चाहिए, और करती भी है राजनीतिक पार्टियां। राजनीतिक पार्टी का ध्येय क्या है? राजनीतिक पार्टियों का ध्येय ये है कि भाई आप आपस सियासी लड़ाई लड़े और सत्ता प्राप्त करें, ये इनका ध्येय है। लेकिन आप किसी जनता के, किसी नागरिक के, किसी एक वर्ग के, किसानों के, नौकरी पेशा के, अग्निवीर के जख्मों पर नमक डालें, इसका अधिकार किसी सियासी दल को नहीं है। और जो सियासी दल इस तरह की हरकत करेगा उसको भुगतना पड़ेगा। आपको देखना होगा कि आज आरोप लग रहे हैं उत्तर प्रदेश में, अगर हम थोड़ा सा चले जाएं, कि जी ये तो जातिवाद चल रहा है, तो भाजपा वाले तुरंत कहते हैं कि ये तो समाजवादी पार्टी के उसमें बहुत ज्यादा चलता था, अखिलेश के टाइम पे बहुत ज्यादा चलता था। अरे तो भाई अखिलेश के टाइम पे चलता था तो अखिलेश को जनता ने हरा दिया, तो आप भी अखिलेश के पद चिन्हों पे चलना चाहते हो? तो इन लोगों के पास तर्क नहीं होते हैं राजनीति करने वाले लोगों के। तो भारतीय जनता पार्टी जो है, आज चिंता भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में देखा आपने 2 दिन, कुमारी सैलजा की चिंता उनके जो पुराने मुख्यमंत्री थे खट्टर साहब, उनको हो गई। अमित शाह जी को चिंता हो गई, कुमारी सैलजा, अपनी पार्टी की चिंता नहीं हो रही, उधर उनकी चिंता उनको हो रही। तो ये लोग राजनीति करें, लेकिन ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, और क्योंकि हम लोग
दिल से इस मुद्दे से जुड़े हुए हैं। हम किसान परिवार से आते हैं, किसानों से जुड़े हुए हैं, और मैं तो लिखता हूं किसानों पे, आपने मेरे को देखा है, मैं तो दिल से जुड़ा हुआ हूं। तो आज बहुत दुख का विषय हमारा है ये, और किसान बहुत गुस्से में है। अभी तो आप देख रहे थे कितना विरोध हरियाणा में हो रहा था, कितनी गाड़ियां तोड़ रहे थे, कई लोग पिटने से बचे हैं, और अभी इसको आप उग्र रूप देना चाहते हैं। ये चाहते हैं, मुझे लगता है कि ये चाहते हैं कि हरियाणा में दंगा हो, भारतीय जनता पार्टी उससे संबंधित लोग जैसे ही गांव में जाए वहां पे झगड़ेबाजी हो, और इनको कोई बहाना मिल जाए, या तो इलेक्शन को होल्ड करने का बहाना मिल जाए, जहां इनको लग रहा है कि ये हम हारेंगे ही, वहां पे दोबारा चुनाव करने का मौका मिल जाए। तो ये आपदा में अवसर ढूंढने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। दूसरी बात अंत में मैं आखिर ये भी कहता हूं कि कंगना रनौत की ना इतनी औकात है और ना इतनी अकल है कि वो कोई भी स्टेटमेंट खुद दे दें। तो एक कारण ये भी हो सकता है कि ये स्टेटमेंट दिलवाया गया हो ताकि किसान लोग उग्र हो जाएं और उग्र होकर कुछ नया काम कर दें, ये भी तो हो सकता है। हालांकि मैं इसकी संभावना जता रहा हूं, इसकी गारंटी नहीं ले रहा हूं, क्योंकि राजनीति है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, और खासकर भारतीय जनता पार्टी में शाम दाम दंड भेद सब होता है। जी ठीक है, मनोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मनोज जी, हाँ बोलिए बोलिए सर। हाँ देखिए, मैं मलिक साहब जी को सुनने के बाद मेरी थ्योरी इस पूरे प्रकरण को लेके दूसरी तरफ जा रही है। मैं स्पष्ट कह दे रहा हूं, शायद वो थ्योरी मेरी फिट बैठ जाए। जो बात उन्होंने संजय जोशी वाली कही है, या जो हम लोगों को अभी काफी लंबे समय से ये सुनने को मिल रहा है कि आरएसएस और नरेंद्र मोदी की ठनी हुई है, तो ये बयान तो मुझे लगता है कि फिर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिलवाया होगा, क्योंकि मोदी जी हरियाणा के चुनाव से अपने आप को विरक्त सा रख रहा है। और अगर आरएसएस अपनी ताकत दिखाना चाहता है, अपने आप को बड़ा ताकतवर बताना चाहता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बयान देके आग में घी डालने का काम नरेंद्र मोदी जी ने खुद करवा दिया है। और इससे जब चुनाव हरियाणा हारेगी तो आरएसएस सरंगल हो जाएगा, वो बिल्कुल कहेगा साहब नहीं नहीं मोदी ही सब कुछ है, बीजेपी आरएसएस मतलब नरेंद्र मोदी होगा। मुझे अगर इस थ्योरी को मैं आगे बढ़ाना चाहूं, जो संजय जोशी वाली बात है, उससे मुझे ये एंगल पूरा निकल के दिखाई पड़ता है। क्योंकि जिस तरीके से एक्टिवनेस होनी चाहिए थी प्रधानमंत्री जी की, वो 7 समंदर पार एक्टिव हो रहे हैं लगातार लगातार उनकी यात्रा है। और नरेंद्र मोदी इकलौते ऐसे नेता है बीजेपी में जिनके लिए चुनाव फर्स्ट है, बाकी दुनिया जाए भाड़ में, उनके बहुत ज्यादा चिंता नहीं रहती है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, कौन सी पॉलिसी लिखी जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये थ्योरी आगे बढ़ाई जा रही है। अगर बीजेपी हारती है तो ये पूरा का पूरा मुद्दा नरेंद्र मोदी के द्वारा रेज किया गया होगा, हरा के संजय जोशी को किनारे करके, और मोदी की प्राथमिकता, चूंकि वो एक मलिक साहब एक वो नहीं है, आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है 2 साल के कार्यकाल का विस्तार, सबका तो हुआ है, और जिसने सबका विस्तार 2 साल का किया है उसके विस्तार की फाइल पे कौन साइन करेगा, ये महत्वपूर्ण। बिल्कुल, एक छोटी बस टिप्पणी मैं एक सेकंड नीलू जी, हाँ छोटी सी टिप्पणी करना चाहता हूँ मनोज जी पे। मनोज जी, एक तो आपकी बात बिल्कुल सच है, लेकिन इसमें लास्ट वाली जो बात आपकी है, चाहे चुनाव हारे और चाहे जीते, संजय जोशी को तो अध्यक्ष बनना ही है। वो तो इन्होंने थोड़ा सा टाइम ले लिया है और टाइम इनको दे दिया गया है। हरियाणा का चुनाव जीतने या हारने से भारतीय जनता पार्टी को सेंटर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और जो आरएसएस का एजेंडा है वो मोदी के बस का नहीं है। तो अब इसमें जो है सुधार होगा, और आरएसएस अपने तरीके से चीजों में बदलाव करेगी, और आरएसएस की पहली जो कोशिश होगी कि इनको हटा के और जोशी जी को अध्यक्ष बना के किसी ऐसे चेहरे को लाया जाए जो वाजपेयी स्टाइल में ये जो समय बचा हुआ है इसको पूरा कर ले। ये कोशिश आरएसएस करेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब वो पूरा जो डिस्कशन है वो दूसरी तरफ बिल्कुल चला गया था, और मुझे लगता है कि अब एक और एपिसोड इस पे करना पड़ेगा कि किस तरीके से क्या गहमा गहमी आरएसएस और बीजेपी के बीच में चल रही है पार्टी के अध्यक्ष को लेकर। लेकिन मैं वापस कंगना रनौत के इस बयान पे आऊंगी। विजय जी, आपके पास अंत में क्या कहेंगे कि कंगना रनौत बीजेपी का तो नुकसान कर ही रही है, लेकिन वापस उस सवाल पे जो मेरे अंदर एक अंदेशा था और जो एक डर भी है कि क्या कंगना रनौत कॉर्पोरेट्स के दबाव में इस चीज को उठा रही है दोबारा। आज हम क्यों ना माने कि अदानी और अंबानी इसको वापस इसका बाजारीकरण करने के लिए कृषि क्षेत्र का आ रहे हैं, और इस वजह से कंगना से ये बातें कहलवाई जा रही है बीजेपी द्वारा। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये कारपोरेट वाले कंगना को अपना पैदा बनाएंगे।
कंगना की कोई हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है। मैं आपको अभी यहाँ जो संजय जोशी की बात हुई है, मैं उसको कंगना रनावत से जोड़ना चाहता हूं कि देखिए, मोदी जी को संजय जोशी नहीं चलते और कंगना रनावत चलती है, इसमें ही आरएसएस का पराजय है। अब ये आरएसएस को कैसा पचाएगा ये अलग बात है। मैं इतना ही कहकर मेरे ख्याल से सबको सब समझ में आ गया है। मेरा कहना क्या है, देखिए अभी जो मलिक साहब ने बात कही थी, अपने इन्होंने यादव साहब ने जो बात कही थी कि मोदी जी को सिर्फ चुनाव जीतना यही उनका उद्देश्य है, बाकी कुछ उद्देश्य नहीं है। और इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं, ओडिशा। इधर तो हिंदू हिंदू की बात करते हैं, पर ओडिशा में उन्होंने चुनाव जीतने के लिए तमिल और उड़िया ये पैदा खेल दिया ना। वहां पे तमिल आदमी मुख्यमंत्री बनेगा तो उड़िया वालों पे तमिल राज करेगा। इस तरह का अगर मोदी करते हैं, और कंगना रनावत ने इस विधान में टुकड़े टुकड़े ज्ञान का उल्लेख किया है, तो क्या मोदी जी तमिल और उड़िया वाद तैयार करके देश के टुकड़े टुकड़े नहीं कर रहे हैं क्या? क्या हिंदू में फूट नहीं डाल रहे हैं क्या? कंगना रनावत जी से पत्रकारों ने ये सवाल पूछना चाहिए ना। मुझे क्या लगता है, देखिए मैंने आपको साफ बताता हूं, कंगना रनावत जी अगर किसानों के बारे में सोच रही है तो वो किसानों का कल्याण करना चाहती है, तो फिर कंगना रनावत जी मोदी जी से एमएसपी जो 20% बोनस देके अभी धान और गेहूं की खरीदी उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में, राजस्थान में हुई है, सब फसलों को 20% बढ़ा देंगे। स्वामीनाथन जी स्वर्ग में आशीर्वाद देंगे मोदी जी को। वो ऊपर से आए ना मोदी जी ने उनको भारत रत्न बना दिया, पर उनकी C2 प्लस 50% की मांग पूरी नहीं की। 20% बोनस देकर सब कृषि उपज खरीदने की एमएसपी की गारंटी कंगना रनावत दिलवा दीजिए। कंगना रनावत जी, मेरे गांव में हम किसान मजदूर के खून से आपको आपकी तुला करेंगे। पर क्या कंगना रनावत जी कर सकेगी? कंगना रनावत जी मोदी जी के पास में जाएगी ना तो मोदी जी कहेंगे पहले इस्तीफा दे दे। मुझे ऐसा लगता है कंगना रनावत जी ने सिर्फ एक चाल चली है भड़काने की। कोई भड़कने वाला नहीं है, सब किसानों को मालूम है इनकी कोई औकात नहीं है। 3 कानून वापस लाने की ताकत नहीं है मोदी जी में। एमएसपी का कानून मोदी जी अगर करते हैं तो मोदी जी सही में स्वामीनाथन जी को श्रद्धांजलि देंगे। भारत रत्न से वो ज्यादा बड़ा कीर्तिमान होगा, ऐसा मैं मानता हूं। चलिए, अब देखना होगा कि पार्टी कुछ एक्शन लेती है नहीं लेती है कंगना के खिलाफ। अभी तो इसी पर चर्चा होगी। और जिस तरीके से हरियाणा में खासकर कांग्रेस अब ये कहेगी कि देखिए, हमने तो पहले ही कहा था कि इनकी मंशा ठीक नहीं है। हरियाणा कांग्रेस का ऑलरेडी ट्वीट में देख रही हूँ कि उन्होंने लिखना शुरू कर दिया है कि देखिए, ये तो सरकार ऐसी है कि इन्हीं के सांसद अब ये कह रहे हैं कि भाई ये जो सरकार है ये वापस तीनों कानूनों को वापस फिर से लाना चाह रही है और ये सरकार किसान विरोधी है। आज इस चीज को कांग्रेस अब लगातार हरियाणा के चुनाव में बोलने की कोशिश करेगी। थैंक यू सो मच। इस चर्चा को यहाँ पर विराम देते हैं। केपी मलिक साहब, जावंडिया साहब, मनोज जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।